नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में स्वच्छ भारत मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। और इसको अगर आईएएस के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जनरल स्टडीज़ का जो तीसरा पेपर है सामान्य अध्ययन 3, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन, या प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। अभी शायद 2019 में ही एक प्रश्न पूछा गया था जो कि जल की जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि टेक्नोलॉजी और भूगोल या कहें कि जीएस पेपर थर्ड से सीधा सीधा रिलेट करता है और उसी में पूछा गया था। तो इस बार के भी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट स्वच्छ भारत मिशन के क्षेत्र में हुआ है। इसके बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू बना लें कि इस वीडियो में किस किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे स्वच्छ भारत मिशन से संदर्भित। तो इसमें सबसे पहले समझेंगे स्वच्छ भारत मिशन है क्या, थोड़ा सा उसका परिचय लेंगे। फिर जो स्वच्छ भारत मिशन का जो पहला स्टेज था वो सफल क्यों हुआ, और जब हम ये समझेंगे कि वो सफल क्यों हुआ तो ये भी हमें समझ में आएगा कि जो दूसरा स्टेज बनाया गया है स्वच्छ भारत मिशन का वो किस तरीके से सफल हो सकता है। और तीसरे नंबर पे ये समझेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन का जो दूसरा स्टेज है उसमें ऐसी कौन सी मूलभूत बातें जोड़ी गई हैं जो कि पहले स्टेज में रही होंगी या फिर नहीं भी रही होंगी। तो ये पूरा संदर्भ है जिसको लेकर के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लें कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है। स्वच्छता जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी खास करके जो मानव जगत है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और WHO ने भी अपनी परिभाषा में स्वच्छता जो वर्ड है उसको परिभाषित किया है। स्वच्छता अगर सीधा सीधा अगर देखें, स्वच्छता मतलब ये कि जिस परिवेश में व्यक्ति रह रहा है वहाँ पर उसको सांस लेने में समस्या नहीं आ रही है, वहाँ उसको किसी प्रकार का जैसे संक्रामक रोग हैं वो चीज़ फैलने की समस्या वहाँ पर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो परिवेश जो है साफ सुथरा है। तो उसमें समझेंगे कि स्वच्छता में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि ग्रामीण भारत के लिए और शहरी भारत के लिए चुनौती उत्पन्न करती हैं। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन के जो ग्रामीण वाला पोर्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और सफाई से संबंधित शहरों में क्या समस्या होती है उसको किसी अन्य दिन किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है इसको जब गांधी जी की 145वीं जयंती थी 2014 में, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी पीएम पद की शपथ 2014 में ही लिए थे, मई 2014 में। फिर अक्टूबर 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती आई, 145वीं गांधी जयंती आई, तो उसी अवसर पर पीएम जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा करी, और ये पूरे विश्व की एक बड़ी घोषणाओं में से एक है, एक बहुत बड़ी परियोजना में से एक इसको मान सकते हैं, भारत की भी और पूरे विश्व स्तर पर भी देखा जाए तो उसके स्तर पर भी है। उसमें यह था कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इसको लॉन्च किया गया। और स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण वाला है उसको जो स्वच्छता और पेयजल मंत्रालय है या ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो देखता है, और जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है जिसको अर्बन बोल लें तो उसकी जो देखभाल करते हैं वो शहरी विकास मंत्रालय जो है वो देखते हैं इनके बारे में। इसको 2014 में लॉन्च किया गया था, और अभी वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में क्या 2019 तक देखा जाए, क्योंकि 5 साल का ये लक्ष्य था जो पहला स्टेज बनाया गया था स्वच्छ भारत मिशन 1। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में करीब करीब 10 करोड़ 28 लाख शौचालय बनाए गए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत में देखा जाए तो करीब करीब 2017 की एक रिपोर्ट की अगर माने तो भारत की जो ग्रामीण आबादी है वो करीब करीब 66% है, 66% है। अब 66% पॉपुलेशन गाँव में रह रही है, तो उसकी सफाई के लिए ये ज़रूरी था कि कुछ ऐसी बड़ी बातें, बड़ी योजना परियोजना लेकर आई जाए जो यहाँ की बालिकाओं, यहाँ की महिलाओं की जो गरिमा है, जो उनकी एक सम्मान है उसकी सुरक्षा की जा सके, उनको किसी प्रकार का अमानवीय आचरण ना हो कभी भी। क्योंकि एक मूवी भी आई होगी, शायद आपने देखा भी होगा, टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की, जिसमें श्री अक्षय कुमार और एक नायिका ने उसमें अभिनय किया था, जिसमें स्वच्छता से ही संबंधित पूरी बातें बताई गई थी कि कैसे एक लड़की की गरिमा, एक टॉयलेट, एक शौच करने के समय उसकी गरिमा जो है वो गिर सकती है, मतलब खराब हो सकती है, या उसके सम्मान पे आघात पहुंच सकता है।
उस पिक्चर में टॉयलेट एक प्रेम कथा पिक्चर में एक ये भी आया था कि जो नायिका थी उसका विवाह अक्षय कुमार, जो कि उसमें कोई जिसका भी चित्रण उसमें किया गया था, और उसमें जो भी नाम रहा होगा, तो अक्षय कुमार के साथ उनका विवाह हो गया पिक्चर में। अब विवाह होने के बाद अक्षय कुमार के घर में माफ़ कीजिएगा, अक्षय कुमार का मुझे उसमें नाम नहीं आ रहा है कि पिक्चर में नाम क्या था, तो मैं अक्षय कुमार बोलकर ही काम चला ले रहा हूँ। तो उस पिक्चर में जब नायिका का विवाह अक्षय कुमार से हो गया या नायक से हो गया, तो नायक के घर में टॉयलेट था नहीं, और उनके घर वाले जो थे, खास करके उनके जो सास थे, सास कैसी होती हैं, मतलब सास अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन अक्सर भारतीय जो सीरियल्स होते हैं या भारत के परिवार, जो ग्रामीण परिवेश के खास करके परिवार, वहाँ पर सास जो है थोड़ा सा कंट्रोल अपने बहुओं के ऊपर करती ही हैं। और उस पिक्चर में जो नायक थे उनका भी जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ग्रामीण बैकग्राउंड है। अब लड़की का विवाह तो हो गया, लेकिन नायक के घर में शौचालय है ही नहीं, तो उसको इस बात की दिक्कत होती थी कि आखिर शौच करने को कहाँ जाए। अब सवेरे सवेरे जो हीरोइन थी उसका खिड़की 4 बजे एक लड़की आकर के बजाई। अब लड़की सोची 4 बजे कौन आ गया, खिड़की बजा रहा है, तो उठी, देखी, खिड़की खोली तो एक बालिका बाहर खड़ी हुई थी, एक लड़की खड़ी हुई थी। वो कही भाभी चलिए चलते हैं बाहर। तो समझ नहीं पाई, नायिका समझ नहीं पाई कहाँ बाहर चलना है। तो लड़की बताई अरे संडास जाना है, बाहर जाना है, हल्के होने जाना है, तो शौच करने जाना है, टॉयलेट करने जाना है, चलिए अभी अंधेरा है, अंधेरे में चले चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो उजाला हो जाएगा, सारे लोग का आवागमन शुरू हो जाएगा। तो अब लड़की, उसको पता नहीं था कि घर में टॉयलेट है कि नहीं है, तो अक्षय कुमार की तुरंत जगाई कि आपके घर में टॉयलेट नहीं है। तो अक्षय कुमार भी उसी परंपरा के व्यक्ति थे, ग्रामीण परंपरा के व्यक्ति थे। वो कहे कि भाई टॉयलेट यहाँ पे, टॉयलेट की क्या ज़रूरत है, बाहर सब लोग जाते हैं, जाओ वहीं पे हो लो जो करना है। तो उसको बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसी बात हो गई। तो वो गई, पहले दिन वो शौच करने के लिए बाहर गई जब नहीं था तो, और उसको बड़ा अजीब लग रहा था। सारी महिलाएं गई, वो अपना अपना स्थान चयन करके बैठ गई, लेकिन उसको शर्म आ रही थी। वो डब्बा डुब्बी सब वहीं पर फेंकी और सीधा घर चली आई, कहीं मुझे करना ही नहीं इसमें। और वो जिद पर अड़ गई कि शौचालय घर के अंदर ही चाहिए, बाहर तो मैं कतई नहीं जाऊंगी। अब वो सारा अपना छोड़ छाड़ के चले गए अपने मायके। अब अक्षय कुमार मनाने के लिए उसको गए कि आ जाओ आ जाओ, लेकिन वो कही जब तक घर में शौचालय नहीं बनेगा तब तक हम नहीं आएंगे, और वो नहीं आई। अक्षय कुमार कहे कि चलो अच्छा चलो एक जुगाड़ करेंगे, क्योंकि हमारे घर के थोड़ी सी दूर से एक ट्रेन जाती है, ट्रेन में टॉयलेट होता ही है, तो सवेरे सवेरे लेकर चलेंगे तुमको, उसमें आराम से टॉयलेट कर लेना, फिर घर आ जाना। तो इस पे वो चली आई। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो टॉयलेट करने अंदर गई और ट्रेन खड़ी थी तब तक, लेकिन ट्रेन चल दी। अब वो जो है उसको दिक्कत होने लगी कि अब ट्रेन चल रही है, कैसे कूदे उसमें से। अब ठीक से पेट भी नहीं साफ हुआ होगा, ट्रेन चलने लगी, घबरा गई। तो फिर से अक्षय कुमार को कही कि मैं अब दोबारा तो कतई नहीं आऊँगी घर पे जब तक कि शौचालय घर पे नहीं बन जाएगा। तो घर पे ही रही। उसके बाद अक्षय कुमार क्या किए, एक कहीं शूटिंग चल रही थी, वहाँ पर एक टेम्परेरी टॉयलेट बना हुआ था। उस टॉयलेट को खींच करके चुप्पे से चुरा करके लेकर चले आए अपने घर में। कहे देवी जी अब एक शौचालय आ गया है घर में, आ जाओ। अब पता लगा जिसका टॉयलेट चोरी हुआ था वो कंप्लेंट कर दिया, एफआईआर कर दिया कि मेरा टॉयलेट चोरी हो गया है। वो मूवेबल टॉयलेट था, टेम्परेरी टॉयलेट था। तो पता लगा अक्षय कुमार जेल के अंदर बंद है। फिर लड़की आई, नायिका आई, अक्षय कुमार को छुड़ाई। तो ये कुछ इस प्रकार की कहानी इसमें थी। और अंततः जा करके उसकी माता मान नहीं रही थी, जो नायक थे उसकी माता यानी कि लड़की की सास जो है वो मान नहीं रही थी कि घर में टॉयलेट नहीं बनेगा, यहीं खाना बनता है, यहीं पर पूजा होता है, घर में तो टॉयलेट कतई नहीं बनेगा, बाहर जाना है जिसको जाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। तो दोनों सास भी अपने जिद पर अटकी हुई थी, अड़ी हुई थी, नायिका भी अपने जिद पर अड़ी हुई थी, तो घर में टॉयलेट नहीं बन पा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि जो नायक की माँ है, सास जो है लड़की की,
उसके पैर में बहुत तगड़ा चोट आ गया, वो गिर गई, उसका जो कूल्हा जो है वो खिसक गया। अब वो बैठ करके टॉयलेट नहीं कर सकती। उनके लिए अंग्रेजी वाला जो टॉयलेट होता है, जिसको अमेरिकन टॉयलेट या वेस्टर्न सीट बोल सकते हैं, उसको घर में लगवाना ही पड़ा है, क्योंकि जब कूल्हा ही खिसक गया है, बैठने में दिक्कत होगी तो कैसे करेंगे। तो पता लगा वेस्टर्न वाला घर में ही लगाना पड़ा उनको। तब जाकर के उनको रियलाइज़ हुआ कि वेस्टर्न टॉयलेट या इंडियन टॉयलेट ही कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एक शारीरिक अपंगता अगर हो जाए तो उस स्थिति में भी, कभी कभी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उस स्थिति में भी, कभी कभी मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति में भी, और सबसे बड़ी स्थिति किसी भी लड़की, किसी भी महिला की गरिमा, उसके सम्मान की रक्षा के लिए वो ज़रूरी है कि घर में एक शौचालय होना महत्वपूर्ण है। और 2014 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन जो है, इसकी शुरुआत करी, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में सफाई के लिए प्रावधान किया गया। और 2019 आते आते करीब भारत में 6.5 लाख के ऊपर गांव हैं। तो 6.5 लाख लगभग पूरे गांव जो हैं वो अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त अपने आप को घोषित कर दिए कि हम खुले में शौच नहीं जाते हैं, एकदम मुक्त हो गए उस चीज़ से, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं। तो 2019 में गांधी जी की 150वीं यानी कि 150वीं जयंती थी। उस अवसर पे पूरा भारत ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया। तो जो इसका मेन लक्ष्य था कि भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से, वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें थीं जिसके लिए एक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है उसका दूसरा चरण लॉन्च किया गया। और ये जो दूसरा चरण है वो भी 5 साल के लिए ही है, जो कि 2019-20 से 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा फेज़ चलेगा। इसमें क्या क्या बातें हैं उसको समझने से पहले ये समझ लें कि जो स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण था वो आखिर सफल क्यों हुआ। उसके सफल होने के पीछे 2-3 मेजर हम कारण देख सकते हैं। पहला कारण तो ये कि उसमें राजनीतिक रूप से एक दृढ़ इच्छा शक्ति की भावना थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति उसमें थी, जिसके कारण से स्वच्छ भारत मिशन का पहला फेज सफल हो सका। अगर देखा जाए सफाई वाला, जो साफ सफाई वाला बात है, ये जो राज्य सूची है उसका विषय है, यानी कि इस पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। लेकिन केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कानून बनाया और उसको राज्यों के साथ मिल करके उसमें काम किया। राज्यों ने भी अपनी सहभागिता उसमें दिखाई, यानी केंद्र और राज्य का अच्छा सा सामंजस्य उसमें रहा, जिसके कारण से स्वच्छ भारत मिशन का पहला फेज जो है वो सफल हो सका। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तब किसी भी काम को सफल किया जा सकता है। जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम है, वो नहीं लॉन्च हो पा रहा है, वो नहीं क्रियान्वित हो पा रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि केंद्र सरकार तो तैयार है, लेकिन कुछ राज्य सरकारें, जैसे कि केरल की सरकार हो गई, पश्चिम बंगाल की सरकार हो गई, और थोड़े बहुत 1-2 जगह एनडीए की भी सरकार, जैसे बिहार में हो गया, तो ये भी लोग तैयार नहीं हैं कि सीए को लॉन्च किया जाए या लागू किया जाए। तो जहाँ पे दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, किसी काम को करने की एक भावना जब विकसित होती है, तो वो काम सफल हो जाता है। तो इसमें पहले तो हम ये चीज़ देख सकते हैं। और दूसरा हम इसमें देख सकते हैं कि जो वित्त पोषण है, यानी कि फाइनेंसिंग जो है वो भी इसमें की गई। पहले फेज़ में करीब 10.25 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बनाए गए, और हर एक टॉयलेट को बनाने के लिए 12,000 रुपये दिया जा रहा था गाँव में। और इसमें एक बड़ा सा फिगर भी आया था, करीब कि 24 अरब डॉलर रुपए इसमें अभी तक खर्चा किया जा चुका है। और जो दूसरे चरण वाले में है उसमें भी 1,40,811 करोड़ रुपए दूसरे फेज़ में खर्चा किया जाएगा 5 सालों में। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। तो वित्त पोषण इसमें सही तरीके से किया गया, जिसकी वजह से ये सफल हो सका। और कोई भी मिशन हो, कोई भी परियोजना हो, वो तभी सफल होती है जब उसमें यानी कि फाइनेंसिंग अगर किया जा रहा है, ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है तब भी ठीक है, लेकिन अगर जन भागीदारी उसमें नहीं है, साझेदार उसमें सही से नहीं है, तो भी उसमें दिक्कत होती है। तो इसमें जो जितने साझेदार थे, उसमें जितने भी हितधारक थे,
उन सभी लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। जिसमें अगर हम मीडिया को देखें, मीडिया ने भी इसमें जन जागरूकता बढ़ाई। इसके अलावा जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ थे, या कहें कि जो ऐसे ज़्यादा लोकप्रिय व्यक्तित्व जो हैं, जैसे अक्षय कुमार हो गए, अमिताभ बच्चन जी हो गए, तो इन लोगों ने भी इसके जन जागरूकता फैलाने में अपनी महती भूमिका निभाई। अक्षय कुमार ने टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की पिक्चर भी बनाई, तो इससे भी जन जागरूकता फैली। तो ये सब मिल करके, और भारत की जनता भी इसमें मिल करके ओपन डेफिकेशन फ्री अपने आप को घोषित किया। तो सभी हितधारक इसमें मिल करके इस परियोजना को सही तरीके से पटरी पर उतारें। और इसमें पंचायती राज जो है, ग्राम पंचायत, इन्होंने भी अपनी अच्छी भूमिका निभाई, जिसके कारण से पहला फेज़ सफल हो सका। और दूसरे फेज़ को भी अगर सफल करना है तो जितने भी हितधारक हैं, जो लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं, उन सभी का साथ ऐसे ही लेकर के अगर काम किया जाएगा तो दूसरा फेज़ भी सफल हो सकता है। तो अब चर्चा कर लें कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरा फेज़ जो है, सेकेंड स्टेप जो है, वो क्या है, उसमें कौन सी मूलभूत बातें हैं। इसमें देखें, ये 2019-20 से लेकर के 2024-25 तक, यानी कि 5 साल का ये प्रोग्राम है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा फेज़, जिसमें 4 मुख्य बातों के ऊपर जोर दिया जा रहा है। पहला तो ये कि जो ODF है, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री है, उसको अब ODF प्लस की श्रेणी में लेकर जाया जाए। मतलब ये कि जैसे 10 लाख, 10.25 लाख से ज़्यादा, 10.25 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बनाए गए, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे परिवार छूट गए हों जिनको अभी तक टॉयलेट मिल ना पाया हो। तो उन लोगों को टॉयलेट मिल सके, शौचालय मिल सके, इज्जत घर मिल सके, तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। और इसी में ही इसको ODF प्लस भी हम बोल सकते हैं। यानी हम इसमें एक कह सकते हैं, एक कोट टाइप का आता है, कोटेशन टाइप का आता है, जिसको लिविंग नो वन बिहाइंड कह सकते हैं। कोई भी पीछे ना छूटे, सभी के पास अपना टॉयलेट, अपना शौचालय हो। सभी के पास मतलब सभी परिवार के पास अपना शौचालय हो। और भारत में करीब करीब 26 करोड़ के आसपास परिवार हैं, 27 करोड़ के आसपास परिवार हैं। तो 10.25 करोड़ शौचालय पहले ही बना चुके थे, और कुछ लोगों के पास पहले से ही शौचालय थे ही। जैसे अगर 2014 में एक रिपोर्ट की माने तो करीब करीब उस समय किसी सर्वेक्षण में बताया गया कि 38 या 39% के आसपास जो है टॉयलेट हैं। तो अभी 10.25 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बन गए, तो मतलब कि मान चलिए कम से कम 90% लोगों के पास टॉयलेट हो चुका है, शौचालय हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे परिवार होंगे जिनके पास शौचालय नहीं होगा, तो उनको भी शौचालय उपलब्ध हो सके, इसको हम ODF प्लस कह सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे जो पुराने टॉयलेट भी बने हुए हैं, अगर उनमें कोई टूट फूट हो गई है, कोई गड़बड़ी हो गई है, तो उसको सुधारा जाए। और किसी का सिंगल गड्ढे वाला अगर टॉयलेट बना हुआ है तो उसको डबल गड्ढे के रूप में परिवर्तित किया जाए। तो ये सब ODF के पार्ट है, यानी कि ODF को और ज़्यादा बढ़ाने वाली बात है इसमें सेकेंड फेज में। और दूसरे नंबर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो ठोस और तरल कचरा है, उसका प्रबंधन सही तरीके से हो सके, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्टेज का मैनेजमेंट सही तरीके से हो सके, इसके बारे में इस दूसरे फेज में बात कही गई है। सॉलिड वेस्ट का जैसे भी टेक्नोलॉजी में या आर्किटेक्चर की पढ़ाई में अगर हम देखें सॉलिड वेस्ट क्या होता है, तो इसमें जो मानव का मल होता है, मानव का मल जो होता है उसको हम सॉलिड वेस्ट के रूप में कह सकते हैं। और लिक्विड वेस्ट मतलब जैसे नालियाँ हो गई, बरसात के पानी हो गए, वो सब लिक्विड वेस्ट के रूप में उसको देखा जा सकता है। जो नहाने वाला पानी है वो जो बह करके जा रहा है, वो उसको लिक्विड वेस्ट के रूप में लिया जा सकता है। सॉलिड वेस्ट मतलब जो मल होता है उसका वेस्ट जो है वो सॉलिड वेस्ट है, या प्लास्टिक का जो वेस्टेज है वो प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट है। तो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट सही तरीके से हो तो वो इस बारे में बात कही गई है। अगर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के मैनेजमेंट में भी बात करें तो जो शहरी वाले सॉलिड और लिक्विड वेस्टेज हैं और जो ग्रामीण के हैं, उन दोनों में अंतर है और उसका मैनेजमेंट करने में भी अंतर है। शहर में इस चीज़ की दिक्कत होती है कि कैसे हम लिक्विड का मैनेजमेंट करें, क्योंकि वहाँ पर अगर बारिश हो जाती है तो पूरा एकदम भर जाता है शहर। जैसे गाज़ियाबाद हो गया या कुछ अन्य शहर हो सकते हैं, दिल्ली हो गया, तो यहाँ सब सड़कें अक्सर भर जाती हैं, तो उसका जो मल प्रणाल है
ड्रेनेज सिस्टम है वो सही तरीके से नहीं होता है, तो वहाँ पे लिक्विड का मैनेजमेंट करना थोड़ी सी उसमें चुनौती उत्पन्न होती है। लेकिन गांव में लगभग ऐसी समस्या नहीं होती है। गांव में अगर ऐसे बाढ़ वाली कहीं अगर नदी का किनारा वाला गांव है तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है कि बहुत सारे क्षेत्र बाढ़ में प्रभावित हो जाता है, जैसे बिहार के और आसाम के। लेकिन आमतौर पर गांव में बाढ़ की समस्या नहीं होती है। बारिश होती है तो खेत में सब भर जाता है, तालाब में भर जाता है, इधर उधर भर जाता है। उसको यही करना होता है कि तालाब में अगर पानी भर गया है तो कुछ पेट्रोलियम पदार्थ उसमें डाल दिए जाए या कुछ लिक्विड ऐसे रसायन डाल दिए जाएँ जिससे मच्छर न पैदा हो, तो वो सारी व्यवस्था की जा सकती है साफ़ सफाई में। लेकिन गांव में लिक्विड का मैनेजमेंट करने में दिक्कत नहीं है, और सॉलिड के मैनेजमेंट में भी, सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट में भी गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्योंकि सॉलिड वेस्ट में मुख्य रूप से दो प्रकार के वेस्ट हैं, एक तो मानव का मल है और दूसरा जानवरों का मल है। मानव के मल के लिए जो सोक पिट होता है, गांव में सोक पिट बना दिया जाता है। 2 गड्ढे वाला सोक पिट बन गया, वो 3 साल 4 साल में, अगर छोटा परिवार है 4-5 लोगों का, तो 3-4 साल में वो भरेगा। जब भरेगा तो उसको साफ़ करा करके जाके खेत में गड्ढा बना करके उसमें भर दिया या धान के खेत में डाल दिया अपना, वो सब सड़ वड़ के सब उसमें खाद बन जाता है। तो गांव में उसके मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं है सॉलिड वेस्ट के। और जो गाय का वेस्टेज है उसको भी खेतों में डाल करके खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। लेकिन शहर में जो सॉलिड वेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर पूरा मल प्रणाल पूरा बनाया, ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है, जो सिविल इंजीनियर होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, वो पूरा 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 नीचे नीचे, सड़क के नीचे नीचे, या पूरे जो सोसाइटी हैं या गांव है तो उसके पूरे नीचे नीचे जो है पूरा पाइप बिछाते हैं। बहुत दिक्कत होती है उसमें। तो उसकी शहर में सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट की चुनौती बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गांव में सोकपिट बना करके काम चला लिया जाता है और बहुत धूमधाम से काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। एक सॉलिड वेस्ट में प्लास्टिक वाली दिक्कत होती है। प्लास्टिक का मैनेजमेंट गांव में भी करना संभव नहीं है और शहर में भी करना संभव नहीं है। तो प्लास्टिक को, प्रधानमंत्री जी ने भी प्लास्टिक को, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी ख़त्म करने की पूरा प्लान बनाए थे, लेकिन ये चरितार्थ नहीं हो पा रहा है। अभी भी प्लास्टिक का प्रयोग जारी है। कुछ समय तक हो हल्ला खूब हुआ, रेलवे मंत्रालय ने बैन कर दिया, इन्होंने बैन कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर से वो चलना शुरू हो गया। मार्केट में धूमधाम से प्लास्टिक का प्रयोग होता है। अगर हम इसमें देखें, अगली बात देखें, तो ये हो सकता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी भी भूमिका इसमें बढ़ेगी। जैसे 2 वाला जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो दूसरा फेज़ है, इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जो कि पहले भी थी लेकिन इस बार और ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें कुछ और मूलभूत बातें जोड़ी गई हैं जो कि समझेंगे इसी वीडियो में। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आप जानते होंगे कि 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन किया गया था 1993 में और 1994 में। 1993 वाला जो संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन, उसको वो 1992 में हुआ था और 1993 में इम्प्लीमेंट हो गया था। इसके तहत क्या होता है कि जो बलवंत राय मेहता की समिति थी, जो कि 1957 में उनकी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि एक स्थानीय सरकार, जो लोकल गवर्नमेंट का भी गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके मतलब इतनी सक्षम नहीं होती हैं कि वो सारा काम कर सकें। एक स्थानीय सरकार का अगर गठन किया जाएगा तो ये अपने लोकतांत्रिक रूप में, लोकतांत्रिक चरित्र को और ज़्यादा वो बढ़ावा देंगे, और जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी समस्या क्या है, उनकी क्या दिक्कत है, उसका समाधान कैसे हो सकता है, वो स्थानीय लोगों से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। तो बलवंत राय मेहता की समिति के सिफारिश ये थी कि 3 स्तर पर स्थानीय सरकार का गठन किया जाए। एक गांव स्तर पर जिसको ग्राम सभा बोल देते हैं, एक ब्लॉक स्तर पर जिसको पंचायत समिति बोल सकते हैं या खंड समिति बोल लें, विकास खंड बोल लें, ऐसे भी बोल सकते हैं, और एक जिला स्तर पर जिसको जिला परिषद कहा जाता है, जिला परिषद कहा जाता है। तो इन 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाता है। और ये जैसे बहुत करीब 27, 28, 30 प्रकार के इनको काम दिए गए हैं कि वो इस इतने काम कर सकते हैं। छोटी मोटी जो कर होती हैं, टैक्सेशन होती है, उसका कलेक्शन ये कर सकते हैं। जैसे इनके काम में मुख्य रूप से जैसे छोटी मोटी सड़कें बनवाना हो गया, या बिजली वाला काम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का, इसके अलावा साफ़ सफाई का भी प्रबंधन करने का काम हो गया, शिक्षा का काम हो गया छोटा मोटा। तो ये सब काम वो करती हैं, और छोटा मोटा कर भी ये अपने स्थानीय स्तर पे अपने वित्तीय पोषण के लिए
कुछ टैक्सेशन वाली व्यवस्था भी कर सकती हैं। तो स्थानीय सरकार मुख्य रूप से इसके बारे में डिटेल में किसी अन्य दिन चर्चा करेंगे। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे फेज में इनकी भूमिका जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, पहले भी थी ही। इसमें जो ग्रामीण स्तर पर जो होते हैं हम कह सकते हैं समावेशी ग्रामीण विकास या समावेशी ग्राम पंचायत विकास परियोजना, इसके तहत उनको साफ सफाई वाले काम जो हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उनको उसके लिए थोड़ा बहुत वित्त पोषण भी किया जाएगा। और तीसरा स्तर होता है जिला परिषद। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पे पहले सबसे नीचे ग्रामीण स्तर का ग्राम पंचायत है और दूसरे नंबर पे सीधा जिला परिषद का जो जिला पंचायत हम कह सकते हैं उसको रखा गया है। 2 बॉडी को इसमें मुख्य रूप से काम करने के लिए कहा गया है। लेकिन जो बीच वाला होता है पंचायत समिति, उसको इसमें रखा नहीं गया है। तो ये चीज़ का सिफारिश किया जा सकता है कि पंचायत समिति की भी इसमें भूमिका बढ़ाई जाए और वो भी ग्राम पंचायतों की मदद के लिए काम उसमें कर सकें। तो तीनों बॉडी अगर मिलकर के काम करेंगे तो स्वच्छता का काम आसान हो जाएगा। और जैसे पहला वाला फेज़ सफल हो सका, वैसे दूसरा वाला भी सफल हो सकेगा। इसमें एक बहुत अच्छा नवाचार किया गया है, इनोवेशन किया गया है कि जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है जिसको हम कह सकते हैं जिला स्वच्छ भारत मिशन समिति। तो जिला स्वच्छ भारत मिशन समिति, एक तो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन के पहले हम जोड़ दें जिला और बाद में जोड़ दें समिति। तो ये कमेटी का गठन किया जाएगा। जो दूसरे फेज में जैसे काम करना है उसमें सिफारिश की गई है कि जिला स्वच्छ भारत मिशन कमेटी का गठन किया जाए, जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में और जिला अधिकारी की सह अध्यक्षता में, यानी कि को चेयरपर्सनशिप में उसका गठन किया जाए। और इसमें नवाचार ये किया गया है कि इसमें जो विधायक होते हैं और जो सांसद होते हैं उनको भी इसमें मेंबरशिप दिया जाए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आते हैं। और जब ये इनकी मेंबरशिप इसमें हो जाएगी तो इनके एक मंच भी मिल जाएगा जिसमें वो साफ़ सफाई के बारे में उनकी जो उत्तरदायित्व हैं या जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनता के प्रति जो उनकी उत्तरदायित्व की भावना है वो बनी रहेगी और अगले चुनाव में उनको लाभ हो, इसके लिए वो पूरी तन्मयता के साथ काम भी उसमें करेंगे। तो ये नवाचार इसमें बहुत अच्छा किया गया है। इस तरीके से जो है दूसरे फेज़ में काम करने की बातें कही गई हैं। यदि इस प्रकार से काम किया जाएगा तो दूसरा फेज़ भी सफल हो सकेगा। 2024-25 तक भारत को पूरी तरीके से ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया जाएगा और जो लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका प्रबंधन सही तरीके से किया जा सकेगा और किसी की गरिमा, किसी की जो सम्मान है उसकी रक्षा की जा सकेगी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, सतत विकास लक्ष्य, वो पता होगा करीब उसमें 17 लक्ष्य हैं। जलवायु परिवर्तन की बातें हैं, उसमें साफ़ सफाई की बातें हैं, जल की बातें हैं, प्रदूषण की बातें हैं, बहुत सारी उसमें बातें हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 6ठा गोल है वो भी ये है कि प्रत्येक नागरिक को समतामूलक तरीके से, समानता के अधिकार के सिद्धांत के तरीके से सभी मतलब सभी परिवार को जो है साफ सफाई का, या कहें कि प्रत्येक व्यक्ति को साफ सफाई का पूरी तरीके से अधिकार है, उसको उस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए और सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को साफ सफाई का माहौल मिल सके, ये व्यवस्था करनी चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 6ठे गोल में ये बातें कही गई हैं। और 2019 के ही, शायद 2019 की कि 2018 के एक प्रश्न में भी पूछा गया था, पता नहीं मेंस के GS3 में था कि प्रीलिम्स में था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 6ठा गोल कौन सा है। 6ठा गोल भी पूछा गया था और 6ठा गोल साफ सफाई से ही रिलेटेड है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करना था। और कोई भी चीज़ है, कोई भी परियोजना है, कोई भी मिशन है, उसको सफल तभी किया जा सकता है जब उसमें जन भागीदारी होती है, लोगों की साझेदारी होती है और जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, जो शिक्षा है, एजुकेशन है और जो संचार है यानी कम्युनिकेशन है, जो मीडिया है, इन सब की भूमिका को बढ़ा करके पंचायती राज को, जो पंचायती राज व्यवस्था है, इनकी भूमिका को बढ़ा करके भारत को पूरी तरीके से ओपन डेफिकेशन फ्री किया जा सकता है। और एक तथ्य सुन करके आश्चर्य होगा कि विश्व में जितने लोग शौच करने जाते हैं बाहर
उसमें से करीब करीब 60%, 60% लोग ऐसे हैं जो भारत में हैं। यानी पूरे विश्व के 60% व्यक्ति सिर्फ भारत में ही हैं जो खुले में जा कर के शौच करते हैं। तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात भी है, भारत के लिए एक शर्म की बात भी है। हालांकि इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है और इस क्षेत्र में प्रगति 2024-25 तक देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। अभी स्वच्छ भारत मिशन के शहरी वाला जो पोर्शन है उसके बारे में किसी अन्य दिन चर्चा करेंगे। यदि उसके बारे में भी चर्चा करते तो करीब 1 घंटे का बन जाता। तो आधे घंटे में का ये वीडियो और आधे घंटे 15 मिनट 25 मिनट में उसके बारे में थोड़ा समझ करके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी ही रहेगी। 2024-25 तक तो बनी ही रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित आपका जो सुझाव हो उसको दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि यूपीएससी से रिलेटेड इस प्रकार के अन्य छोटे छोटे टॉपिक या किसी जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है उसके बारे में जानकारी मिल सके। और अपनी तरफ से विषय का भी आप चयन करके सुझा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।